it's over. So I would like to welcome all. आप सबका स्वागत है आज के सेशन में वुंड मैनेजमेंट। आप सबने अपने करियर में वुंड मैनेजमेंट वुंड को मैनेज किया ही होगा, घाव को मैनेज किया ही होगा। तो क्या मैं थोड़ा सा जान सकती हूँ कि आपके यहाँ पे अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में जैसे वुंड कहीं पे भी इंजरी होके आता है तो आप क्या करते हैं? बोलेगा? Inform doctor and go dressing. Wound with dressing. Hello. Inform doctor. शीतल जी, आप लोग प्लीज थोड़ा सा सेटल हो जाइए, तभी सेशन लेने में भी मुझे भी थोड़ा सा वो लगेगा, अच्छा लगेगा। Yes, ma'am. ओके। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि आपने वुंड मैनेजमेंट आपके यहाँ पे कैसे होता है? अगर कोई पेशेंट आता है विथ वुंड तो फर्स्ट डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं और उसके बाद उसका ड्रेसिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ओके, तो ड्रेसिंग में आप क्या क्या यूज करते हैं? पहले क्या करते हैं? नॉर्मल सलाइन अगर ज्यादा उस पे स्टिचिंग वगैरह है गॉज पैड का वगैरह तो नॉर्मल सलाइन से वो क्लीन कर यूज करते हैं ड्रेसिंग। उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं या फिर डॉक्टर ने जैसे बोला है तो कुछ टाइप में बिटाडिन यूज करते हैं और कुछ इसमें मेट्रोनिडाजोल भी यूज करते हैं। ओके, तो आप लोगों ने आपके सेटिंग्स में ऐसे देखा होगा, बहुत सारे वुंड को मैनेज किया होगा, लेकिन हमारे पैलिएटिव केयर सेटिंग में क्या है कि यहाँ पे दो टाइप के वुंड्स देखने को मिलते हैं, एक तो प्रेशर सोर और दूसरा फंगेटिंग अल्सर। प्रेशर सोर मतलब दबाव अल्सर। दबाव अल्सर आपने देखा होगा कि जो बेड रिडन पेशेंट्स है या पैराप्लेजिक पेशेंट्स हैं उन लोगों को मोस्टली, जो बेड बाउंड पेशेंट्स हैं उन लोगों को ज्यादातर दबाव अल्सर होता है ना, बेड सोर होता है, उसको डेक्यूबिटस अल्सर भी बोलते हैं। तो प्रेशर सोर ओके, सो हम देखेंगे कि आगे प्रेशर सोर का डेफिनेशन क्या है। हाँ, pressure sore is localized injury to the skin and other underlying tissue, usually over a bony prominence as a result of prolonged unrelieved pressure. जब पेशेंट बेड रिडन रहते हैं तो क्या होता है कि जो हड्डियों वाला एरिया होता है, जो बोनी प्रोमिनेंस एरिया होता है, वहां पे ज्यादातर क्या होता है, वहां पे ज्यादातर प्रेशर बेड क्या होता है कि स्किन का सरफेस होता है, बोन होता है और बेड का सरफेस होता है, तो जैसे सैंडविच जैसा बनता है ना, तो क्या होता है ज्यादातर प्रेशर के कारण पेशेंट बेड बाउंड रहेगा, बहुत लंबे समय तक बेड पे ही लेटा रहेगा। तो जो बोनी प्रोमिनेंस है वहां पे एक बिना जो प्रेशर है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वहां का सर्कुलेशन सब खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वहां का जो स्किन इंटीग्रिटी है वो नष्ट हो जाता है और वहां पे सर्कुलेशन इम्पेयर होने की वजह से स्किन जो है वो टेयर होने लग जाता है, अल्सर होने लग जाता है ना। वो पहले रेड रेड सा दिखाई देगा, वो स्टेजेस में हम सीखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो पैप्यूल्स बनेगा, वहां पे से पानी लीक होगा, फिर वहां का पूरा स्किन सरफेस सेकेंड लेयर भी निकल जाएगा, राइट। सो मेनली प्रेशर अल्सर क्या होता है कि अल्सर जो स्किन सरफेस में होता है, स्पेशली इन द बोनी प्रोमिनेंस में, जब वहां पे अनरिलीव्ड प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर के कारण होता है, मेनली जो बेड बाउंड पेशेंट्स होते हैं उन लोगों के। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये अनरिलीव्ड प्रेशर को ओवरकम करने के लिए हम पेशेंट से क्या बोलते हैं, कुछ एडवाइस करते हैं ना हम पेशेंट को जो बेड बाउंड रहते हैं। पोजीशन। हाँ, वेरी गुड, हम पोजीशन के लिए बोलते हैं कि पोजीशन चेंज करना चाहिए। कितने टाइम के लिए पोजीशन चेंज करना चाहिए? 2-3 आवर्स। एवरी 2-3 आवर्स चेंज करने के लिए बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको प्रेशर अल्सर का डेफिनेशन क्लियर है कि क्या होता है, राइट। तो आगे चलते हैं। पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी समझना भी जरूरी है, क्यों? क्योंकि
जब हम पेशेंट हमसे बोलेगा कि मैं नहीं मुड़ पा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं मुड़ रहा हूँ, मैं एक ही जगह पे लेटा हुआ हूँ, है ना, ऐसे बोलते हैं ना जब हम होम विजिट जाते हैं या पेशेंट आते हैं कि आप अपना जगह क्यों नहीं बदल रहे हो, थोड़ा सा अपना शरीर को इधर टेढ़ा करो उधर टेढ़ा करो, चेंज पोजीशन के लिए हम बोलते हैं ना कि अपना जगह बदलो करके, राइट। एक ही अवस्था में क्यों लेटे हो हम पूछते हैं, तो पेशेंट हमसे पूछेंगे कि क्यों आप ऐसे बोल रहे हो, तो हमें उनको बताना चाहिए कि हमें पहले समझ में आना चाहिए कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो मेनली प्रेशर बहुत लंबे समय के लिए जब हमारा बोनी प्रोमिनेंस जहां पर है, जैसे कि हमारा इस्चियल ट्यूबरोसिटी वाला एरिया है, एल्बो वाला एरिया है, ऑसिपिट वाला एरिया है, यहाँ पे पेशेंट मान लो सुपाइन में लेटा हुआ है, तो वहां पे बोनी प्रोमिनेंस में प्रेशर ज्यादा लंबे समय के लिए होने के कारण क्या होगा, वहां का ब्लड वेसल्स जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, मीन्स वहां पे प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं रहेगा, जिसके वजह से वहां का जो टिश्यू है वहां पे ऑक्सीजन न्यूट्रिशन और वहां का टिश्यू परफ्यूजन जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे जब सर्कुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, टिश्यू इस्चीमिया होगा, हाइपोक्सीमिया होगा और फाइनली नेक्रोसिस मतलब टिश्यू डेथ होगा। तो इन सब के कारण क्या होगा, वहां का स्किन जो है बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा, जिसके कारण ब्रेक डाउन हो जाएगा, वहां से स्किन फटना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। अब रिस्क फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स कोई बता सकता है कि ये प्रेशर अल्सर या फिर दबाव अल्सर क्यों होता है, किस कारणों से होता है? एज फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या क्या है? एज एज फैक्टर, ओके, एज की वजह से मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापे में जब बेड बाउंड हो जाते हैं तब, और डिसीज हाँ कंडीशन फ्रैक्चर, हाँ डिजीज कंडीशन, फ्रैक्चर की वजह से इमोबिलाइज रह गए उसकी वजह से, और ओबेसिटी, ओबेसिटी, बेड बाउंड, बेड बाउंड, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो हाँ ऑलमोस्ट सारे डिजीज में भी हो सकता है ना, जैसे बेड बाउंड हो गया उनको प्रेशर सोर हो गया, लेकिन प्रेशर सोर एक और चीज की वजह से भी होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाँ वेरी गुड, न्यूट्रिशन, अगर मैलनरिश रह जाता है, उसको प्रोटीन नहीं मिलता है तो भी स्किन ब्रेक डाउन हो जाता है, राइट। सो रिस्क फैक्टर्स हम देखेंगे, पहला है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से कैसे होता है बेड सोर, कोई आइडिया है? फ्रिक्शन से, घर्षण बोलते हैं ना हिंदी में, फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन मतलब एक दूसरे के साथ दो दो चीजें एक दूसरे के साथ रब होता है ना, तभी तो फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो ये कब होता है, जब हम पेशेंट को, जब पोजीशन बदलने के लिए जब हम खींचते हैं या फिर बेडशीट चेंज करते हैं, उस टाइम पे ज्यादातर होता है। जब बेडशीट चेंज करते हैं तो हम लोगों को पता है कि कैसे करना होता है, लेकिन पेशेंट के केयरगिवर को नहीं पता होता है कि कैसे बेडशीट चेंज करना है, तो वो क्या करेंगे, बेडशीट को पकड़ के खींच देंगे, तो जब वो बेडशीट खींचेगा और स्किन भी उसके साथ खींचेगा तो जो हीट जनरेट होता है ना, उसकी वजह से भी घाव हो जाता है, राइट। सो फ्रिक्शन भी एक कारण है। अलग है, अगला है शेयर, शेयर मतलब शेयर मतलब कि जब हम पेशेंट को उठा के, है ना, पेशेंट ऑलरेडी बेड बाउंड है, प्रोटीन ज्यादा इंटेक नहीं है पेशेंट को, या ओबेस पेशेंट है, हम उठा के एकदम से पेशेंट को बेड में डाल रहे हैं ना, तो तब क्या होता है, डीप टिश्यू इंजरी हो जाता है। डीप टिश्यू इंजरी होने की वजह से भी नीना लीना पड़ जाता है ना, 2-3 दिन के बाद जब हम देखते हैं तो पेशेंट का अटेंड केयर गिवर बोलता है कि मैडम उस दिन जब हमने उठा के रखा था ना तब हुआ ये नीला नीला सा हो गया करके, है ना। तो ये उसको बोलते हैं शेयर, मतलब डीप टिश्यू जब इंजरी हो जाता है तो उसके बाद डीप टिश्यू होके बाहर की तरफ जब वो विजिबल होने लग जाते हैं तब भी वो स्किन ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो गया, घाव हो जाता है, तो ऐसे भी बेड सोर होता है, राइट। दूसरा तीसरा है इम्पेयर्ड सेंसरी परसेप्शन, इम्पेयर्ड सेंसरी परसेप्शन, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी। सेंसरी परसेप्शन मतलब कि लाइक पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल इश्यूज है ना, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिजिकल इमोबिलिटी मतलब पेशेंट बेड रिडन है, वो नहीं चल फिर पा रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट कॉन्शियस में नहीं है एकदम से, हम लोग उसको पेशेंट को उठा के बेडशीट से स्ट्रेचर से पकड़ के बेड में ट्रांसफर कर रहे हैं, उस टाइम पे भी वो भी एक रिस्क फैक्टर है, उससे भी स्किन ब्रेकडाउन हो सकता है, बेड सोर आ सकता है। फिर फीकल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंसी, ये बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिलता है, पेशेंट बेड बाउंड हो जाता है उसके बाद फिर फीकल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब बेड पे ही
ये यूरिन और स्टूल वगैरह पास कर देता है। और जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर के कारण क्या होता है, स्किन जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो स्किन ब्रेक डाउन होने लग जाता है, वहां का सर्कुलेशन इंपेयर होके स्किन ब्रेक डाउन होने लग जाता है, राइट। तो उस टाइम पे भी फीकल इनकॉन्टिनेंस और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की वजह से भी प्रेशर अल्सर हो सकता है। ये आपने देखा होगा ना, है ना। हाँ, फिर मैल न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है, प्रोटीन इंटेक नहीं है, उसकी वजह से भी। और डिहाइड्रेशन, स्किन डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाता है। वो अगर बेडशीट या किसी भी हीट सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो ऑटोमेटिकली बेडसोर होने के चांसेस हो जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं रिस्क फैक्टर्स बेडसोर के लिए। फिर एक्सेसिव बॉडी हीट, जैसे मैंने कहा, और एडवांस स्टेज, जैसे आप लोगों ने कहा, है ना। अगला देखते हैं कि कॉमन साइट्स ऑफ प्रेशर अल्सर क्या क्या है। कॉमन साइट्स मतलब कौन कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा प्रेशर अल्सर होता है। हमने देखा है ना, पेशेंट हॉस्पिटल आया अपने पैलेटिव सेटिंग में, तो इनिशियली बहुत छोटा सा घाव था, लेकिन हम केयर करते हैं तो हो जाता है ठीक। लेकिन वापस जब घर होम पे चले जाते हैं तो वहां पे प्रॉपर केयर ना मिलने की वजह से, पेशेंट का पोजीशन चेंज नहीं करने की वजह से क्या होगा, वहां पे प्रेशर सोर डेवलप हो जाता है। तो कॉमन साइट जैसे आप देख रहे हैं प्रेशर अल्सर के, पेशेंट जब सुपाइन में लेटा है, साइड लाइन में है, फॉलोअर्स पोजीशन में है, या फिर व्हील चेयर, इवन व्हील चेयर में भी बैठने से प्रेशर सोर हो जाता है। और वो व्हील चेयर वाले पेशेंट, जो पैराप्लेजिक पेशेंट है, जिसको हम खड़ा करने की कोशिश करते हैं, है ना, थ्रू क्रचेस एंड ऑल, तो जब हम खड़ा करने की कोशिश करते हैं, एक केएफओ करके है, नी एंकल लेंथ तक वाला एक सपोर्टर है, उसको भी जब पहनाते हैं तब भी बेड सोर होता है, क्योंकि वो नया रहता है। जैसे हम नया शू पहनते हैं, है ना, जब हम नया शू पहनते हैं तो शू बाइट होता है ना, तो वो प्रेशर की वजह से ही होता है टाइट होके। तो वैसे ही जब हम व्हील चेयर में बैठते हैं या फिर जो भी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, जो बोनी प्रोमिनेंस वाला पार्ट होता है वो ज्यादातर प्रेशर अल्सर के लिए इफेक्टिव रहता है, राइट। सो इसमें सबसे पहला पोजीशन हम देखते हैं, ये सारे बेडसोर के इमेजेस है डिफरेंट डिफरेंट साइट में, जैसे हील्स में हो गया, ऑसिपुट एरिया में, सर के पीछे वाले भाग में, पीछे बैक में, स्कैपुलर एरिया में, है ना, बटक्स वाले एरिया में, इस्चियल ट्यूबरोसिटी वाले एरिया में, और इवन वो लिटिल फिंगर वाले एरिया में भी होता है, राइट। तो हम देखते हैं पहले सुपाइन पोजीशन में। सुपाइन में कहाँ कहाँ होगा, ऑसिपुट, एल्बो, सैक्रल रीजन, हील एंड स्कैपुला। सो जब जब पेशेंट्स ज्यादातर सुपाइन पोजीशन में रहते हैं तो यहाँ सारे जगह पे जहाँ पे बोनी प्रोमिनेंस है, अनरिलीव्ड प्रेशर के कारण बेडसोर हो जाता है। अगला है साइडलाइन पोजीशन। साइडलाइन पोजीशन मेनली ईयर, एक्रोमियन प्रोसेस, रिब्स, ग्रेटर ट्रोकैंडर, मीडियल, लैटरल मैलियस एंड लैटरल कॉन्डाइल्स, यहाँ सब ज्यादातर होता है। लेकिन हम मेनली इस पोजीशन में, साइडलाइन पोजीशन में जब भी पेशेंट रहते हैं तो हम एज ए हेल्थ एजुकेशन क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज हम पेशेंट को बता के देते हैं, केयर गिवर को, कि जब पेशेंट साइडलाइन में लेटे तो हमें क्या करना चाहिए। पेशेंट फॉल होने से बचने के लिए हमें साइड रेलिंग लगाना चाहिए। ओके, वो फॉल प्रिवेंशन का हो गया। बेडसोर प्रिवेंशन के लिए in between two legs pillow डालते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स। नीज के दोनों बीच में सॉफ्ट पिल्लोज को हम रख सकते हैं या फिर बेडशीट को फोल्ड करके रख सकते हैं, राइट। सो ये हमें बता के देना है। और हील्स के जगह पे हम ये कर सकते हैं कि जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस में करते हैं कि ग्लव्स के अंदर पानी भर के थोड़ा सा उसको कवर करके हम पैरों के नीचे जो हील का एरिया है वहां पे रख सकते हैं, एल्बोज का एरिया है वहां पे रख सकते हैं, है ना, शोल्डर का एरिया है, कान का एरिया है, वहां पे सब रख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पोजीशन है फॉलोअर्स पोजीशन। मेनली जब ब्रीथिंग डिफिकल्टी से, अपने सेटिंग में सबसे ज्यादा ब्रीथिंग डिफिकल्टी से भी पेशेंट्स आते हैं पैलेटिव केयर सेटिंग में, है ना। तो जब ऐसे आते हैं तो फॉलोअर्स पोजीशन में मेनली हेड, सैक्रम, शोल्डर, बटक, इस्चियल ट्यूबरोसिटी एंड हील एरिया में ज्यादातर होता है। तो हम क्या करेंगे कि एवरी 2 आवर्स पोजीशन चेंज तो करेंगे, लेकिन हम फॉलोअर से थोड़ा सा 10 डिग्री लो और अप, ऐसे अप लो करते रहेंगे, ताकि क्या होगा, जहां पे वो जैसे आधा घंटा हो गया फॉलोअर्स पोजीशन में है ना, 30 डिग्री में, थोड़ा सा 35 ऊपर कर दिया, थोड़ा सा डाउन कर दिया, तो ऐसे में भी प्रेशर जो है पॉइंट्स में प्रेशर रिलीव हो जाता है, राइट। तो ऐसे भी प्रेशर नहीं होता है।
अगला है कॉमन साइट्स में प्रोन पोजीशन, मेनली प्रोन पोजीशन, जैसे कि पैलिएटिव सेटिंग में देखा होगा, जब बेडसोर अगर क्यूरेबल है, पेशेंट का एज ठीक ठाक है, तो हम प्लास्टिक सर्जरी के लिए रेफर करते हैं, राइट। सो इस्चियल एरिया में अगर बेडसोर होगा तो हम प्लास्टिक सर्जरी के लिए आफ्टर 2-3 वीक्स के लिए प्रॉन पोजीशन ही सजेस्ट करते हैं। तो जब हम प्रॉन पोजीशन सजेस्ट करेंगे तो हेड का जो एरिया है, एल्बो, चिन, चेस्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हील्स, टोस, यहाँ सबको प्रोटेक्ट करने के लिए पेशेंट को स्पेशली बोलते हैं, और वहां पे मसाजिंग से थोड़ा सर्कुलेशन को प्रॉपर रखने के लिए भी बोलते हैं, राइट। या फिर थोड़ा सा पिल्लो भी हम थोड़ा एब्डोमेन के लेवल पे थोड़ा हाइट, ताकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी बेडसोर ना हो, उसके लिए भी प्रेशर रिलीविंग के लिए बोलते हैं। अगला हम चलेंगे स्टेजेस ऑफ वुंड। स्टेजेस ऑफ वुंड के अंदर आप लोग बता सकते हैं कि कितने स्टेजेस हैं? 4 to 4 degree. 4 और कोई? और कोई बढ़ाना चाहेगा या घटाना चाहेगा? 4 degree. ओके, तो स्टेजेस ऑफ वुंड में, हाँ, स्किन्स के लेयर पता है? स्किन्स के लेयर, एपिडर्मिस, डर्मिस, आणि सबक्यूटेनियस सबक्यूटेनियस टिश्यू और मसल्स, है ना। तो ये यही होता है जब प्रेशर इसके ऊपर पड़ता है, बोनी प्रेशर, जो जिसकी वजह से क्या होता है अल्सर। जैसे मैंने यहाँ पे अपना एल्बो रखा है ना, मैं बहुत ज्यादा देर तक इसको रखूंगी तो यहाँ पे लाल लाल सा हो जाता है, रेड 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 सा हो जाता है ना। तो वो रेड रेड सा जो है वो बिना सर्कुलेशन की वजह से होता है। तो सबसे पहला हम चलेंगे, सबसे पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज के अंदर ये दिख रहा है, ये देखा, इसमें क्या हो रहा है? ये इमेज देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? रेडनेस है। टेम्परेचर इंक्रीज है। रहता है। फर्स्ट में इतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, सेकंड में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसमें सिर्फ रेडनेस होगा, टच करते रहें थोड़ा सा पेन रहेगा पेशेंट को। ये भी फर्स्ट स्टेज ही है। तो इसमें फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं नॉन ब्लैंचेबल इरिथ्रमा। नॉन ब्लैंचेबल इरिथ्रमा मतलब जब हम प्रेशर वहां पे जाके ऐसे टच करके छोड़ देते हैं तो वो रिटर्न सा वाइट वाइट मीन्स ब्लैंच नहीं होता है, वो मिक्स नहीं होता है, वो एकदम से छोड़ देते हैं तो वहां पे रेडनेस सा वापस सा आ जाता है। जब हम वहां पे प्रेशर दबा के हाथ छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो वहां पे रेडनेस वापस सा आ जाता है। तो रेड एंड डिफरेंटली कलर्ड स्पॉट दैट आर नॉट ब्लैंच विद प्रेशर। तो ये प्रेशर से ब्लैंच नहीं होता है, ये ऐसे का ऐसे ही रहता है। नॉन ब्लैंचेबल इरिथ्रमा, रेडनेस। सिंपली बोले तो फर्स्ट स्टेज के अंदर जो हमारा एपिडर्मिस लेयर है वो ज्यादा प्रभावित होता है, उसमें वो रेड सर्कुलेशन इम्पेयरमेंट की वजह से वो रेड रेड दिखता है ना, रेडनेस सा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं नॉन ब्लैंचेबल इरिथ्रमा। इरिथ्रमा मीन्स रेडनेस। सेकेंड स्टेज पे चलते हैं। सेकेंड स्टेज के अंदर शैलो ओपन अल्सर इनटू द डेब्रिस। अब एपिडर्मिस से डर्मिस, डर्मिस के अंदर सेकेंड लेयर भी इंजोर हो जाता है, जिसके अंदर इवन वेसिकल मींस वाटर फील्ड कैविटी, वेसिकल फॉर्मेशन भी हो जाता है ना। तो ये रहता है, और ये एक्सट्रीमली टेम्परेचर इसमें बहुत ज्यादा हाई रहता है, एक्सट्रीमली पेनफुल रहता है। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड स्टेज, जिसके अंदर क्या होता है, शैलो ओपन अल्सर इनटू द डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन, राइट। देखा है ना आपने ये सब सेकंड स्टेज। यस। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज 3, दैट इज फुल थिकनेस अल्सर। फुल थिकनेस अल्सर जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है कि बहुत ही ज्यादा एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू तीनों ही ब्रेक हो गया है, जिसकी वजह से बिल्कुल फुल थिकनेस अल्सर की तरह दिख रहा है और रेड रेड सा दिख रहा है ना। और पर इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें टनलिंग दिखता है। स्टेज 3 के अंदर टनलिंग, टनलिंग मतलब एक गुफा जैसा, हाँ, मतलब जो दिख रहा है ना, एक स्टिक इंसर्ट करके दिख रहा है इमेज के अंदर, इसमें क्या होता है, एक गुफा जैसा, कैविटी जैसा बन जाता है। उसको हम बोलते हैं नैरो ओपनिंग और पैसेज वे दैट कैन एक्सटेंड इन एनी डायरेक्शन थ्रू द सॉफ्ट टिश्यू, है ना। जैसे कि क्या होता है कि वहां पे ऊपर ऊपर तो मसल्स बन गए, लेकिन अंदर की तरफ थोड़ा सा टनल सा रह गया, गुफा सा रह गया, जिसकी वजह से वो टनलिंग सा होने की वजह से क्या होता है, वहां पे प्रॉपर टिश्यू ग्रोथ नहीं हुआ है ना, ग्रैनुलेशन टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो इसको बोलते हैं स्टेज 3 के अंदर टनलिंग। किसी ने टनलिंग देखा है? यस।
तो बेटर आप समझ सकते हैं ना कि टनलिंग क्या है। हम लोग उसको आर्टरी से या फिर ऐसे एक स्टिक की वजह से हेल्प से देखते हैं कि कितने एक्सटेंट तक टनलिंग हुआ है और कौन से डायरेक्शंस में हुआ है। एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है, डिफरेंट डायरेक्शंस में दिखता है ना। तो ये है स्टेज 3, दैट इज फुल थिकनेस अल्सर। अगला है स्टेज 4, दैट इज एक्सपोज्ड मसल, बोन एंड टेंडन। अब कंप्लीटली डीप अंदर चला गया है, अपना एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, इवन मसल्स भी ब्रेक हो गया है और ये कंप्लीटली टेंडन और बोन सब एक्सपोज होने लगा है। वो उस स्टेज को बोलते हैं स्टेज 4। नेक्स्ट इज अनस्टेजेबल। अनस्टेजेबल किसी ने देखा है ऐसा वाला? हाँ यस यस है ना। बेड सोर अनस्टेजेबल कब बोलते हैं? जब हमें दिखता है कि उसके ऊपर से काला काला सा स्लगिश या एस्कार फॉर्मेशन, डेड टिश्यू फॉर्मेशन, डेड सेल्स वहां पे एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में? सर्जिकल डेब्राइडमेंट करते हैं। उससे पहले क्या करते हैं? पहले उस स्किन को सॉफ्ट करते हैं ना। 2-3 दिन हम बायोलिन ड्रेसिंग करते हैं, बायोलिन से थोड़ा सा वैसलिन लगा के वहां पे ड्रेसिंग करते हैं ताकि वो एस्कार सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद डेब्रिमेंट या स्लग कटिंग में इजी हो जाए, है ना। तो 5th स्टेज मतलब अनस्टेजेबल है, जिसके अंदर प्रेशर शोज को कौन सा स्टेज है हमें नहीं आइडेंटिफाई कर सकते जब तक कि हम स्लग को या एस्कार को रिमूव ना कर दे। ओके, सो ये है हमारा 5th स्टेज। नेक्स्ट, होप आपको स्टेजेस क्लियर है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड स्टेज 5, राइट। नेक्स्ट हम चलेंगे असेसमेंट में। असेसमेंट के अंदर हमें क्या क्या असेसमेंट करना होता है? हमें पहले डॉक्टर्स और नर्सेस मस्ट असेस द पेशेंट स्किन एट ईच विजिट ऑफ द बेड बाउंड पेशेंट एंड व्हील चेयर पेशेंट। हमारे पैलिएटिव केयर सेटिंग में ज्यादातर बेड बाउंड पेशेंट हमें मिलते हैं या फिर व्हील चेयर वाले पेशेंट्स मिलते हैं, राइट। सो इसलिए एज अ डॉक्टर एंड नर्सेस हमें पहले क्या करना चाहिए? हमें पहले स्किन को, पेशेंट की स्किन को हर विजिट के टाइम पेशेंट की स्किन को असेस करना चाहिए। स्पेनली असेस द प्रेशर पॉइंट्स। हमें सबसे ज्यादा कौन से पॉइंट्स को असेस करना चाहिए? जो ज्यादा बोनी प्रोमिनेंस वाले साइट है वहां पे असेस करना चाहिए। असेस पेन एसोसिएटेड विद वुंड। वुंड के अगल बगल में भी अगर कहीं दर्द है या फिर वो बोल रहे हैं कि मुझे इस हड्डी की जगह पे दर्द हो रहा है, तो हमें वहां पे विजुअलाइज करना है, असेस करना है, देखना है कि वहां रेडनेस तो नहीं है। हो सकता है पेशेंट को रेड दिखाना, है ना, एल्बो वगैरह में कहाँ दिखेगा। तो इसलिए हमें पहले असेस करना है पेन एसोसिएटेड विद द वुंड, देन असेस द लोकेशन, कौन सी जगह पे हो रहा है, देन मेजर द विड्थ, लेंथ एंड डेप्थ। हमें उस घाव का जो वेट है, लंबाई है, उसकी चौड़ाई है, उसका डीपनेस है, वो सब हम मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे। फिर स्टेज कौन सा है आइडेंटिफाई करना है, कौन से स्टेज में पेशेंट को हमने रिसीव किया है। फर्स्ट स्टेज में है उसका ब्रेकडाउन, स्किन ब्रेकडाउन, सेकंड में है, थर्ड में है या फिर 5th स्टेज में है, वो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है। फिर प्रेजेंस ऑफ एक्सुडेट। एक्सुडेट है कि नहीं, एक्सुडेट मतलब कि जैसे कि कोई ऊजिंग हो रहा है, पस फॉर्मेशन है, लीकिंग हो रहा है उसमें से, वो भी चेक करेंगे। फाउल स्मेलिंग है कि नहीं, वो भी चेक करेंगे। फिर टनलिंग प्रेजेंट है कि नहीं, क्योंकि 3rd स्टेज में हमने बोला कि टनलिंग भी हो सकता है, तो टनलिंग भी चेक करना है। देन फाइनली हमें चार्ट द फाइंडिंग, फाइनली हमें उसे डॉक्यूमेंट करना है ना। नेक्स्ट, मैनेजमेंट। कैसे मैनेज करना है? फर्स्ट स्टेज है तो हमें कैसे मैनेज करना है? प्रॉपर पोजीशन देना है। ओके, अब साइड प्रॉपर क्लीन रखना है पेशेंट का। न्यूट्रिशन भी उनका अच्छा होना चाहिए। ओके। सो सबसे पहले तो जैसे कि हमने बोला था ना, रिस्क फैक्टर्स में फीकल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कंट्रोल, इनकॉन्टिनेंस वो भी एक रिस्क फैक्टर, क्योंकि मॉइस्चर भी एक रिस्क फैक्टर है जो बेड सोर को एग्रीवेट करता है ना, बढ़ाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर फर्स्ट स्टेज है हमने आइडेंटिफाई किया है, तो हमें केयर गिवर को पोजिशनिंग के लिए बताएंगे, कौन कौन से पोजिशन में 2 से 3 घंटे तक पेशेंट को रखना है वो बताएंगे। जो कंफर्टेबल है वो तो हम प्रायोरिटी देंगे ही देंगे पेशेंट का, जो कंफर्टेबल पोजीशन है, लेकिन बेड सोर प्रिवेंशन के लिए पोजीशन एवरी 2 to 3 आवर्स चेंज करने के लिए बोलेंगे। फिर एक्सीलेंट इनकॉन्टिनेंस कंट्रोल, मतलब जैसे कि पेशेंट को लीकिंग हो रहा है, ड्रिपलिंग हो रहा है यूरिनरी, तो हम क्या कर सकते हैं? कैथेटर डाल सकते हैं, है ना। कैथेटर डाल के, या फिर डाइपर लगाओ तो भी बेड सोर होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? उनको हेल्प, मेनली अगर कंप्लीट बेड बाउंड है, बिल्कुल जा नहीं पा रहा है, तो हम कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। फीकल इनकॉन्टिनेंस के लिए भी हम पेशेंट को देखेंगे कि वाटरी स्टूल तो नहीं जा रहा है। अगर ज्यादा वाटरी 4-5 दिनों से जा रहा है तो हम उसके मैनेजमेंट मेजर्स करेंगे, राइट।
देन स्टेज 2 में क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग विद द नॉर्मल सलाइन से हम क्लीन करेंगे और ड्रेसिंग करेंगे स्टेज 2 में, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देन स्टेज 2 एंड 3 एंड अनस्टेजेबल के अंदर हम क्या करेंगे, सर्जिकल डेब्रिमेंट या फिर स्लग कटिंग करेंगे, नॉर्मल सलाइन से वूंड को क्लीन करेंगे, होममेड सलाइन जैसे हम बोलते हैं ना, पेशेंट वो आगे बताएंगे कि कैसे होममेड सलाइन बनाना है, क्योंकि पेशेंट इतने अफोर्डेबल नहीं है कि हर दिन एनएस खरीदते रहे, है ना, तो हम वो भी बताएंगे। फिर अगर ऑर्डर या स्मेल कुछ है तो मेट्रोनिडाजोल पाउडर को ग्राइंड करके उसको वहां पे कैसे डालना है, जेल से कैसे लुब्रिकेट करना है, व्हाइट पेट्रोलियम जेली कैसे लगाना है ना। तो आप लोगों के यहाँ पे अगर जैसे स्टेज 2 में पेशेंट आया तो रेड रेड वाले एरिया में आप लोग कोई स्पेसिफिक क्रीम्स लगाते हैं ग्रैनुलेशन के लिए? करते हैं, कुछ क्रीम्स लगाते हैं, ऑइलमेंट्स लगाते हैं? हाँ, एक्चुअली हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो हम होलिस्टर पैक जो रहता है ना, वो सेकंड स्टेज में अप्लाई करते हैं। ओके, सो ऐसे हम कर सकते हैं ना। तो ये है हमारा मैनेजमेंट पार्ट कि हमें स्टेज 1 में क्या करना चाहिए, केयर गिवर को पोजिशनिंग के बारे में बताना चाहिए, इनकॉन्टिनेंस कंट्रोल के बारे में बताना चाहिए, स्टेज 2 में हमें क्लीनिंग और ड्रेसिंग विद नॉर्मल सलाइन करना चाहिए, 3, 4 एंड 5 में पहले हम देखेंगे कि उसमें टनलिंग हो रहा है कि नहीं, पेशेंट अनस्टेजेबल है तो उसमें स्कार फॉर्मेशन कितने एक्सटेंट तक है, तो हम सर्जिकल डेप्रेवेंट के लिए सोच सकते हैं, स्लग कटिंग के लिए कर सकते हैं, नॉर्मल सलाइन से वुंड को क्लीन कर सकते हैं, अगर फाउल स्मेलिंग है तो मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन का इरिगेशन दे सकते हैं, नेबुलाइजेशन दे सकते हैं, राइट, और या फिर पाउडर ही उसमें डाल सकते हैं। फिर व्हाइट पेट्रोलियम जेली, जितने भी ब्लैक ब्लैक एरिया से जहाँ पे ड्राई स्किन है वहां पे भी हम आगे बेडसोर ना हो वो भी देखेंगे और वहां पे हम पेट्रोलियम जेली अप्लाई करेंगे, राइट। तो ऐसे हम मैनेज कर सकते हैं। अगला है फाउल ऑर्डर्स। हमें पता है कि बेडसोर में फाउल स्मेलिंग भी होता है ना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सुना होगा आपने, चारकोल अंडर द बेड विल एब्जॉर्ब द ऑर्डर। चारकोल जो कोल है ना, चारकोल को क्या बोलते हैं, कोयला, कोयला, है ना। हाँ, तो कोयले को भी हम, कोयला चीप में मिल जाता है, लेकिन बाकी कोयले का सर्जिकल ड्रेसिंग हो तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टलियर होता है, तो वो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हम अगर कहीं से कोयला मिल जाएगा, चारकोल मिल जाएगा, तो उसको हम बेड के नीचे रख सकते हैं ताकि वो उस फाउल स्मेल को एब्जॉर्ब कर ले, है ना। अवॉइड हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन लाइक पोविडोन आयोडीन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हमें पता है कि हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह वूंड में डायरेक्टली नहीं डालते, क्योंकि वहां पे टिश्यू ऑलरेडी डेथ हो चुका है, तो वो और उसको इरिटेट और बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करता है ना। और इवन हम पोविडोन आयोडीन अगर डालते भी हैं तो वो कैसे करके डालते हैं, डाइल्यूट करके डालते हैं ना, है ना। हम नॉबिटाडिन भी, जो पोविडोन आयोडीन है वो भी हम डाइल्यूट करके ही हम वुंड में डालेंगे। और फिर सर्जिकल कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। और नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, एक मशीन है जिसको हम, वो क्या करेगा, वुंड में हम लगा देंगे तो उसमें सक्शन करके वो सारा पस और जो भी ऊजिंग फ्लूइड्स है वो सबको खींच लेगा। तो ऐसे भी हम नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी भी एज अ मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं। अगला है होममेड सलाइन एंड ड्रेसिंग सप्लाई। होममेड सलाइन एंड ड्रेसिंग सप्लाई में क्या क्या आता है, पहले नॉर्मल सलाइन कैसे बनाना है वो बताना है ना। 500 ml ऑफ वाटर में आधा 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 लीटर मतलब 500 ml वाटर में ऐड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, बॉईल, कूल एंड कीप कवर्ड अंटिल नीडेड। हम क्या बोलेंगे, आधा, इवन अगर 1 ग्लास बोलेंगे तो चुटकी भर नमक बोलते हैं ना, तो वैसे ही अगर आधा लीटर पानी ले रहे हैं तो 1 ग्लास नमक डाल के उसको बॉईल करके ठंडा करके ढक के रखना है, ढक के रखना है ना। और वुंड्स आर नॉट स्टराइल, द सलाइन हैज बीन क्लीन नॉट स्टराइल। जो सलाइन है, वुंड हमें पता है कि वो स्टराइल नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो पानी हमने बना रखा है वो क्लीन है, शुद्ध पानी है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं, पर वो स्टराइल नहीं है। बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट डेथ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ क्लीन है, पानी ठीक ठाक है, क्योंकि हमने बॉईल किया है, बॉईल करके कीटाणु को मारा है ना। तो ये हम एज अ क्लीन प्रोसीजर हम यूज कर सकते हैं, ये घर में बनाने के लिए पेशेंट को बताते हैं। फिर गॉस, गॉस का क्या करना होता है, जैसे कि यहाँ से तो हम लोग गॉस को, कॉटन को रोल कैसे करना है बता के भेज देते हैं।
लेकिन एज अ गॉज का अगर है, टेक कॉटन क्लोथ, साड़ीज और धोती। अब पेशेंट के पास गॉज खरीदने का पैसा नहीं है, कॉटन खरीदने का पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे, ओल्ड कॉटन साड़ीज या फिर धोतीज लेंगे, कट दम इनटू स्मॉल स्क्वायर्स एंड देन हाफ और 1 आवर उसको स्टीम करेंगे। जो स्टीम करने वाला स्टीमर है उसके अंदर जो कटे हुए पीसेस है उसको हम डाल के स्टीम करेंगे एंड में इम्प्रेग्नेट दम विथ वैसलीन और लिक्विड पैराफिन। उसके बाद उसको हम मॉइस्ट करना है ना, क्योंकि हम ड्राई अगर उसके ऊपर कपड़ा लगाएंगे तो क्या होगा, खून पे चिपक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको उस जो पीस ऑफ क्लोथ है जिसको हमने स्टीम किया है उसको एक को लेके उसमें बस वैसलीन या फिर लिक्विड पैराफिन सोक करके फिर ही हम वुंड में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका है। फिर यहाँ पे भी होता है, जैसे हॉस्पिटल में आके पेशेंट जाते हैं तो हम लोग गॉज और कॉटन देते हैं। तो जैसे हम गॉज कटिंग करते हैं कि एक शीट गॉज का बिछा के उसके ऊपर कॉटन रख के फिर उसके ऊपर गॉज को बिछा के काट के फिर स्टीमर में डाल के स्टीम करके एयरटाइट कंटेनर में क्लोज करके रखने के लिए बोलते हैं, है ना। तो ऐसे भी हम एजुकेशन दे सकते हैं। अगर वो कुछ नहीं है तो सारी कॉटन साड़ी या धोती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे से वॉश किया हुआ, है ना, फिर उसके बाद स्टीम करेंगे। क्लियर है? अगला है प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर। अब हमें इसको प्रिवेंट कैसे करना है, जैसे कि अभी हमें पता है कि पेशेंट बेड बाउंड रहने वाला है फ्यूचर में, है ना। तो हमें पता है पेशेंट ऑलरेडी बेड बाउंड हो चुका है या होने हो अब और कंटिन्यूअस वही स्टेट में रहेगा। तो हमें सबसे पहले प्रिवेंशन के मेथड्स के लिए, मतलब कैसे उसका रोकथाम कर सकते हैं, तो पहले पोजीशन चेंज के बारे में बताएंगे। एवरी 2 to 3 आवर्स फॉर बेड बाउंड पेशेंट, एवरी 15 to 20 मिनट्स फॉर व्हील चेयर बाउंड पेशेंट। व्हील चेयर में अगर पेशेंट है तो 15 से 20 मिनट, और अगर बेड बाउंड है तो 2 से 3 घंटा। फिर मैनेज इनकॉन्टिनेंस, फिर स्पेशल सर्फेसेस जैसे कि एयर मैट्रेस है, वाटर मैट्रेस है, पिलो एंड कुशन से ये सब देंगे। जैसे आपने देखा इसमें इमेज में दे रखा है एयर मैट्रेस और वाटर मैट्रेस। पिल्लोज एंड कुशंस भी सॉफ्ट होने चाहिए। फिर हम पेशेंट की न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन और एक्सरसाइज, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, हाइड्रेशन के बारे में बताएंगे कि आप कितना पानी एक दिन में पीना चाहिए, कितना क्यों जरूरी है। फिर न्यूट्रिशन के अंदर प्रोटीन रिच डाइट के बारे में हम ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। अब पेशेंट बोलेगा हम बहुत ही ज्यादा गरीब है, हमें नहीं रोज रोज अंडा खाने को मिलता है, तो हम जो दाल है वो ज्यादा अपने आहार में बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं, है ना। दाल भी तो अच्छा प्रोटीन देता है, राइट। देन मसाज जैसे कि बेड रिडन पेशेंट है तो हम पेशेंट को के केयर गिवर को बोल सकते हैं कि पेशेंट की बॉडी को पहले पानी से क्लीन करके उसके हल्का सा जब वो नम हो तो उसके ऊपर वैसलीन लगा दे और मसाज करे हल्के हाथों से, है ना। तो ऐसे भी सर्कुलेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर व्रिंकल फ्री बेड और नेल केयर। अब व्रिंकल फ्री बेड क्यों बोल रहे हैं, सिलवट रहित जो बेड मीन्स बेड में जो फ्रिंकल्स है, मतलब बेडशीट एकदम से एक जगह पे बहुत ज्यादा भरा भरा हुआ है, दूसरी जगह पे ज्यादा भरा हुआ है, ऐसे फ्रिंकल्स, सिलवटे बोलते हैं ना, सिलवटे होती है। तो वो सिलवटों को कैसे करना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, सिलवटे नहीं होना चाहिए बेड में। अगर सिलवटे होगा तो क्या होगा, वो पेशेंट का जो स्किन है उसके कांटेक्ट में आके वहां पे प्रेशर बनाएगा, और वहां जहां पे सिलवटे ज्यादा है वहां ज्यादा अनरिलीव प्रेशर बनेगा और वहां पे सर्कुलेशन इम्पेयर हो जाएगा, और ऐसे बेड सोर हो सकता है ना। और नेल केयर क्यों जो देना जरूरी है, क्योंकि जहां ऑलरेडी थोड़ा सा फर्स्ट स्टेज का बेड सोर था उसने खुजली करके उसको सेकेंड स्टेज कर दिया, तो नेल केयर भी बहुत जरूरी है ना। जरूरी है कि नहीं है। हम गए मॉर्निंग में ड्रेसिंग किया, पेशेंट का नेल केयर नहीं किया, पेशेंट को छोड़ के हम चले गए, पेशेंट इवनिंग में ड्रेसिंग करने आए तो खुजली करके रखा हुआ है, तो क्या होगा, और ज्यादा वुंड इन्फेक्शियस हो जाएगा, है ना। तो इसलिए नेल केयर भी इंपॉर्टेंस रहता है टू प्रिवेंट बेड सोर। अगला है प्रिवेंशन में हम मेनली फोकस क्या करते हैं, जैसे हम सिनोनिम्स बोलते हैं ना, एस स्किन या एस स्किन। हाँ, तो एस स्किन के अंदर सबसे पहले एस फॉर सपोर्टिंग सरफेस। सपोर्टिंग सरफेस का मतलब क्या है, मेक श्योर योर पेशेंट गेट प्रेशर रिलीफ ऑन प्रॉपर सपोर्टिंग सरफेस। जो जहां पे भी पेशेंट लेटा है, बेड में है तो बेड में, या व्हील चेयर में तो व्हील चेयर, उस सपोर्टिंग सरफेस में प्रेशर रिलीफिंग भी होना चाहिए, है ना। सपोर्टिंग जैसे कि पिल्लो लगा दिया, व्हील चेयर में पेशेंट लॉन्ग टर्म बैठा रहता है तो हम उसके ऊपर कुशन लगा सकते हैं व्हील चेयर की सीट में, है ना। तो जिससे क्या होता है, उस कुशन की वजह से वो जो बोनी प्रोमिनेंस में जो प्रेशर पड़ेगा वो कम पड़ेगा।
देन एस फॉर स्किन इंस्पेक्शन, हमें स्किन को विजुअलाइज करना चाहिए कि रेडनेस तो नहीं है, बोनी प्रोमिनेंस पे स्पेशली जहाँ पे रिस्क एरियाज है वहां पे देखना चाहिए कि कोई साइंस ऑफ बेड सोर तो नहीं है ना। देन नेक्स्ट है के फॉर कीप मूविंग, कीप मूविंग में प्रॉपर पोजिशनिंग एंड फ्रीक्वेंट पोस्चर चेंजेस, हमें पेशेंट को 2 to 3 आवर्स पोस्चर चेंजेस के लिए बोलेंगे। व्हील चेयर है तो कितना 20 minutes। ओके, नेक्स्ट है इनकॉन्टिनेंस एंड मॉइस्चर कंट्रोल। इनकॉन्टिनेंस एंड मॉइस्चर कंट्रोल भी बहुत जरूरी है, तो ब्लैडर एंड बाउल केयर थ्रू कैथेटराइजेशन इफ नीडेड एंड फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ड्रेसिंग एंड डायपर्स। देन एन फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के अंदर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने पहले डिस्कस किया, प्रोटीन रिच डाइट देना है, राइट डाइट देना है और राइट फ्लूइड इंटेक के बारे में एम्फेसिस करना है। नेक्स्ट है एनकरेज पेशेंट एंड फैमिली। अब हम कैसे एनकरेज करें पेशेंट एंड फैमिली को? पहले तो उन्हें बेड प्रेशर अल्सर, दबाव अल्सर प्रिवेंशन के लिए के बारे में क्या जानकारी है, कितनी है, एजुकेट करेंगे। जो कम है उसको ज्यादा एजुकेशन के थ्रू हम उन्हें बता के देंगे। डेवलप है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ केयर, फिर हम बोलते हैं ना, जैसे हम साइकेट्रिक पेशेंट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, मोस्टली उनके साथ ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, लेकिन हम इसमें भी पैलिएटिव सेटिंग में भी डेवलप अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ केयर, हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे कि एक दिन में आपको क्या क्या इस समय में क्या क्या करना है, पूरा रूटीन शेड्यूल बना के देंगे, है ना। फिर व्हाट कैन वी डू टुगेदर टू प्रिवेंट बेड सोर, हम साथ में मिलके कैसे कम कर सकते, जैसे कि हमने बोला बेड एयर मैट्रेस चाहिए या एयर मैट्रेस चाहिए, पेशेंट बोलेगा हमारे पास पैसा नहीं है, खाना खाने का पैसा नहीं है, हम कैसे मैट्रेस खरीदेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारे पैलिएटिव सेटिंग में हम टोटल केयर के बारे में बोलते हैं ना, तो फिजिकल सोशल स्पिरिचुअल सारे एस्पेक्ट्स को टच करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सोशल वर्कर्स जो हमारे कंसर्न है उनको कांटेक्ट करके उनको बोलेंगे कि इनको थोड़ा सा अगर हम अरेंज करा सकते हैं तो करा दें, है ना। ऐसे भी करते हैं ना, डोनेशन बेसिस में भी करते हैं, तो ऐसे भी हम साथ मिलके हम पेशेंट की देखभाल कर सकते हैं। देन पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट, अब पेशेंट पढ़ा लिखा नहीं है तो एटलीस्ट फोटोज के थ्रू तो बता सकते हैं ना, इमेजेस के थ्रू पैम्फलेट्स बना के हम बता सकते हैं, तो वैसे भी हम साथ मिलके पेशेंट की फैमिली के साथ मिलके पेशेंट के साथ मिलके प्रिवेंटिव मेजर्स को ज्यादा एम्फोसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है फंगेटिंग अल्सर। फंगेटिंग वुंड या फिर कैंसर वुंड बोलते हैं, फंगेटिंग अल्सर भी बोलते हैं। फंगेटिंग, आपने कभी देखा है ऐसा वुंड, ऐसा घाव देखा है फंगेटिंग? फंगस की वजह से तो नहीं है, क्यों बोलते हैं हम फंगेटिंग वुंड या कैंसर वुंड? कैंसर वुंड भी बोला है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। You can unmute from your end and speak. वो कैंसर पेशेंट में एक्सेसिव स्किन दिखती है उधर उनमें, वो हीलिंग रहता है कि नहीं रहता है? वो हीलिंग नहीं रहता है, वो हाँ, जनरल यही डिफरेंस है, जो बेडसोर और फंगेटिंग वुंड या कैंसर वुंड का डिफरेंस क्या होता है, कि यही डिफरेंस है कि वो अल्सर ठीक नहीं होता है ना। फंगेटिंग अल्सर मतलब कि वो ठीक नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा और उसमें से ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा रहता है ना, क्योंकि उसके वो एकदम से प्रोलिफरेशन, जो अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द जो वुंड रहता है वो बहुत ज्यादा इतना बढ़ जाता है कि वो एक कॉलीफ्लावर, फूल गोभी का शेप ले लेता है ना, कॉलीफ्लावर का शेप ले लेता है। तो अभी आगे हम देखेंगे, देखो इमेज में दिख रहा है ना, इट इज अ प्राइमरी और सेकेंडरी मैलिग्नेंट ग्रोथ इन द स्किन विच हैज अल्सरेटेड एंड हैव डिफिकल्ट टू हील, मतलब जो अल्सरेटेड एरिया वुंड, जो नॉर्मल छोटा सा ट्यूमर था वो फट के एकदम से वहां पे पूरा अल्सर फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से वहां पे वो मैलिग्नेंसी की वजह से प्रॉपर हीलिंग प्रोसेस नहीं होता है ना, तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी मैलिग्नेंट ग्रोथ में ही होता है, इन द स्किन उसमें ही होता है, राइट। सो इट रेफर्स टू अ मैलिग्नेंट प्रोसेस इन्वॉल्विंग बोथ अल्सरेशन एंड प्रोलिफेरी ग्रोथ, इसके अंदर अल्सरेशन भी रहता है और अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज भी रहता है, मतलब टिश्यूज बढ़ते जाएंगे, घाव बढ़ता जाएगा। तो 1 महीना पहले देखा छोटा सा एक बिंदी जैसा घाव था, वो
दूसरे महीने में बड़ा सा कॉलीफ्लावर जैसा, फूल गोभी जैसा हो गया है ना, तो इस फूल गोभी के शेप के कारण ही हम उसको नोडुलर फंगस या फिर कॉलीफ्लावर शेप बोलते हैं। ठीक है, अब इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है। एक नॉन टेंडर स्किन नोडुल, नॉन टेंडर हमें पता है कि कैंसर का जो कॉशन है, कॉशन के अंदर हमें स्किन में हम जो देखते हैं वो नॉन टेंडर नोड्यूल्स ही होता है, पेनलेस रहता है ना, वो नोड्यूल्स एनलार्ज होता है जिसकी वजह से डिस्ट्रप्शन ऑफ द कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स, जो हमारा लिम्फ वेसल्स और कैपिलरीज है वो एकदम से वहां पे इम्पेयरमेंट हो जाता है उसका, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, कोगुलेशन डिसऑर्डर और डिसऑर्गेनाइज सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इम्प्रॉपर हो जाएगा और कोगुलेशन ब्लीडिंग टाइम वगैरह वो एकदम मींस ब्लीडिंग टाइम सब बिगड़ जाएगा, है ना, बिगड़ जाना ही नॉर्मल हम बोलेंगे, मतलब उसका जो और कोगुलेशन का जो प्रोसेस है वो ऑल्टर हो जाएगा और सर्कुलेशन भी इम्पेयर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा, टिश्यूज का डेथ हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगा। तो मेनली एक नोड्यूल्स जो बड़ा होके वहां का जो कैपिलरीज और ब्लड वेजल्स जो है वो फट के उसके अंदर का ब्लीडिंग कोगुलेशन फैक्टर इफेक्ट हो जाता है, सर्कुलेशन इफेक्ट हो जाता है और फाइनली वहां पे ब्लड सर्कुलेशन ना मिलने के कारण नेक्रोसिस या टिश्यू डेथ हो जाता है। तो ये है टोटल जो हमारा फंगेटिंग वुंड में होता है, राइट, ये पैथोफिजियोलॉजी होता है। नेक्स्ट, मार्जोलिन्स अल्सर, मार्जोलिन्स अल्सर किसी ने सुना है, नहीं सुना होगा ना, टाइप्स ऑफ मैलिग्नेंसी ऑफ द स्किन, मैलिग्नेंट चेंजेस इन अ क्रॉनिक वुंड, जैसे कि बर्न स्कार, प्रेशर अल्सर, वीनस लेग अल्सर, जैसे कि वेरिकोस वेन वाले पेशेंट्स आते होंगे आपके यहाँ पे, उसके उनके वेनस लेग में अल्सर रहा होगा, है ना, पैर में अल्सर है, वो हील ही नहीं होता है, वो हील ही नहीं होता, हम कितना भी एंटीबायोटिक्स दे दे टेम्पररी, लेकिन वो हील ही नहीं होता है। तो ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे हैं नियर बाय फ्यूचर्स में, आपने देखे हैं कभी ऐसे पेशेंट्स, जैसे कि बर्न हो गया है ना, एकदम से बर्न हो गया, बर्न होने के बाद पैर ठीक ही नहीं हो रहा, हम सोचेंगे कि शुगर होगा, हम सारे जांच करवा लिए, ब्लड टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन सब कुछ करवा लिए, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो स्कार जो है वो हीलिंग प्रोसेस में ही नहीं है, वो हील ही नहीं हो रहा है। तो उस काइंड ऑफ अल्सर को हम बोलते हैं मार्जोलिन्स अल्सर, वो एक मैलिग्नेंसी टाइप है, लेकिन बाद में हम क्या कर सकते हैं, वहां से बायोप्सी लेके आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है। अगर बिनाइन है तो ठीक है, ट्रीट कर सकते हैं, अगर मैलिग्नेंट है तो हम ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए हमें जैसे वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा ये मार्जोलिन्स अल्सर में, है ना, तो वो मैलिग्नेंसी पता करने के लिए इफेक्टिव है। तो फंगेटिंग वुंड ट्रीटेबल नहीं है, उसमें ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा है, लेकिन मार्जोलिन्स में हम बायोप्सी करके एटलीस्ट ये पता कर सकते हैं कि वो वुंड हील हो सकता है कि नहीं हो सकता है। समझ में आया, क्लियर है इतना? यस। यस। अगला है इसका पैथोफिजियोलॉजी, जैसे मैंने कहा अपीयरेंस ऑफ द मास इन द वुंड, वुंड में एक मास सा आ गया है ना, उसके बाद ऑनसेट ऑफ द वुंड, वहां पे एकदम से पेन नॉट प्रीवियसली परसिस्ट, हमने पहले देखा फंगेटिंग अल्सर्स में जो नोड्यूल्स हो उसमें दर्द नहीं होता है ना, पेनलेस लीजन्स रहता है, राइट, तो वही तो साइन होता है कैंसर का, लेकिन इसमें क्या होता है, पेन पहले पेन नहीं था, पहले नहीं था लेकिन अब है ना, तो वो भी एक हट के सिम्टम हो गया कि हाँ अब पेन है। उसके बाद हम उसका वॉल्यूम, कैरेक्टर्स, उसका ड्रेनेज अगर कुछ है उसपे से लीकिंग ऊजिंग हो रहा है तो वो भी चेक करेंगे, और फिर उसके बाद वहां से कोई लीजन स्किन लेके बायोप्सी करके वो देखेंगे कि वो बिनाइन है कि मैलिग्नेंट। ओके, अब ये सारे प्रॉब्लम्स पे सारे एस्पेक्ट्स को जैसे मैंने कहा ऑलरेडी कि टच करते हैं, फिजिकल, साइकोसोशल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, सामाजिक और आध्यात्मिक, सारे 4 एस्पेक्ट्स को टच करके ही हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। तो फिजिकल के अंदर क्या क्या रहेगा, ऐसे पेशेंट्स में जैसे फंगेटिंग वुंड है और या फिर मार्जोलिन्स अल्सर है, पेशेंट पेन में रहेगा हमेशा, है ना, तो हमें उनका पूछना है कि कैसा पेन है, कब से स्टार्ट होता है, कहाँ से रेडिएट होता है, कैसे टाइप ऑफ पेन है, मेनली मोस्टली ये मार्जोलिन्स अल्सर में पेशेंट बर्निंग टाइप ऑफ पेन बोलता है ना, तो हम बोलेंगे जैसे किसी ने मिर्ची पीस के लगा दी हो वैसा टाइप ऑफ पेन बोलता है। फिर मैल ऑर्डर, बहुत फाउल स्मेलिंग, अगर उसमें से ऊजिंग हो रहा है तो स्मेल भी रहेगा, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा है, एक्सुडेट लीकिंग जो वाटरी फॉर्मेशन होता है, इचिंग,
खुजली, है ना, मैनिफेस्टेशन विथ मैगेट्स, अगर उसको घाव को ओपन रखा तो वो एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में आके उसमें मक्खियां बैठ के भी अंडे देके मैगेट्स बन सकते हैं। फिर कम्युनिकेशन डिफिकल्टी, फिर पेशेंट को फिजिकली कम्युनिकेशन डिफिकल्टी भी होगा, क्यों? क्योंकि वो घाव है, उसे दर्द में है, वो कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ड बोलेगा और चुप हो जाएगा, है ना, या रोने लग जाएगा। तो ये है। फिर साइकोलॉजिकल में ऑल्टर्ड बॉडी इमेज, सेक्सुअल ऑल्टर्ड बॉडी इमेज, साइकोलॉजिकल में नॉर्मल सी बात है, बहुत ज्यादा स्मेल हो रहा है या कुछ हो रहा है, घाव है, तो पेशेंट या हम भी होते हैं, हाँ, कहीं चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, अगर सर पे कहीं लगा है तो बाहर नहीं निकलते हैं, है ना, लड़कियां निकलती हैं बाहर, सर पे चोट लगा, अरे नहीं मेरा तो चोट है, बैंडेज लेके मैं कैसे जाऊंगी, है ना। तो एक छोटे से चोट हमें इतना ज्यादा साइकोलॉजिकली अफेक्ट करेगा, तो पेशेंट को एक घाव जो नॉन हीलिंग है वो कितना ज्यादा अफेक्ट करेगा, तो ऑल्टर्ड बॉडी इमेज रहेगा। सेक्सुअलिटी, उसको उसमें भी दिक्कत रहेगी। डिनायल भी रहेगा, फियर रहेगा, लोगों के बीच में नहीं जाएगा, डिप्रेशन में रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी, शेम रहेगा, मीन्स शेम सा फील होगा ना कि मेरे से बदबू आ रही है, बाकी लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। फिर गिल्ट रहेगा, मन में थोड़ा सा भी गिल्ट रह जाता है ना, हमें भी रहता है कुछ कुछ कामों में कि अगर मैं जाती तो हो जाता, या मैं जाती तो ऐसा नहीं होता, तो यही वाला है। ठीक है, तो ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी रहते हैं। फिर सोशल में फैमिली आइसोलेशन, अब बोलते हैं ना, छोटे बच्चे भी कभी कभार बोल देते हैं, अरे आपसे स्मेल आ रही है, आप दूर हटो, है ना। तो ऐसे भी बोलने से भी आइसोलेशन पेशेंट को होता है। फिर सोशल आइसोलेशन होता है, सोशल स्टिग्मा, फियर ऑफ कंटेजियन। सोशल स्टिग्मा मतलब कि जैसे कि लोगों के बीच में ना जाना, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ऐसा एक डर बैठ जाता है। इफेक्ट ऑन फैमिली, ये प्रभाव फैमिली पे भी पड़ता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी पड़ता है, और मैरिटल डिसहार्मोनी में भी होता है। अब पति, उसको बड़ा सा वुंड हो गया है, फंगेटिंग अल्सर है, स्मेल हो रहा है, तो क्या होगा, वो वाइफ के साथ भी ढंग से बात नहीं करेगा और ठीक से जा नहीं पाएगा, है ना। फिर स्पिरिचुअल में इंटरफेरेंस विद द रिलीजियस राइट्स। अब भगवान को ही, कि भगवान ने मुझे पनिश किया है, मैं अगर क्रिश्चियनिटी में होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, शायद हो सकता है कि मैं वहां नहीं गया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, मतलब कैसे भी हो सकता है ना, आध्यात्मिक रूप से क्या सोचे इंसान हमें नहीं पता रहता है, कुछ भी सोच सकता है। तो रिलीजियस राइट्स में भी इंटरफेरेंस होता है। पनिशमेंट फ्रॉम द गॉड, कि भगवान ने मुझे मेरी पापों की सजा दी है, या मैंने उस आदमी के साथ ऐसा किया इसलिए भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, है ना। फिर फियर ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, अब मैं जल्दी मर जाऊंगा, मेरे को कीड़े हो जाएंगी, है ना। ऐसा था एक पेशेंट हमारे यहाँ पे, जिसको फंगेटिंग अल्सर था, तो वो ऐसे बोलता था, अब मेरे कीड़े हो जाएंगे, मैं जल्दी मर जाऊंगा। तो ऐसा सब भगवान ने पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसे किया, ये सब स्पिरिचुअल टर्म्स में रहता है। अगला असेसमेंट, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, वूंड का लोकेशन कौन सी जगह पर है, कि पेशेंट की मोबिलिटी को तो नहीं इम्पेयर कर रहा है, उस अल्सर की वजह से या वूंड की वजह से, फंगेटिंग वूंड की वजह से पेशेंट खड़ा तो नहीं हो पा रहा, बैठ नहीं पा रहा है, स्पेशली कवर्ड विद पब्लिक व्यू, अगर ऐसा तो नहीं है कि फेस में हो तो सबको दिखेगा ना, तो फेस में है, कौन से लोकेशन में है वो पता करना है। फिर उसका अपीयरेंस कैसा है, कॉलीफ्लावर शेप का है, फंगेटिंग टाइप का है, वो पता करना है। सराउंडिंग स्किन कैसी है, सराउंडिंग स्किन के में ब्लड सर्कुलेशन है कि नहीं, बिल्कुल बोलते हैं ना वुंड के चारों तरफ डार्क डार्क कलर हो जाता है ना, तो वो हाइपोक्सिया की वजह से, टिश्यू हाइपोक्सिया की वजह से होता है, तो सराउंडिंग स्किन को भी एसेस करना है। देन पोटेंशियल फॉर कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या होगा, मेनली हैमरेज, है ना, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन, यही ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन या हैमरेज होगा, है ना। तो ये कॉम्प्लिकेशंस को एसेस करना है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें हमें कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, क्या क्या है, पैलिएशन ऑफ सिम्टम्स, दैट इज रिड्यूसिंग पेन। पैलिएटिव केयर के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, रिड्यूसिंग पेन, पेन रिलीविंग के बारे में देखना है कि हम कैसे उस पेशेंट का पेन कम कर सकते हैं। कंट्रोलिंग ऑर्डर एंड इन्फेक्शन, हम ऑर्डर और इन्फेक्शन मतलब जो फाउल स्मेल है या इन्फेक्शन हुआ है तो हाँ एंटीबायोटिक से हम ट्रीट कर सकते हैं, वो कितने दिन का कोर्स है, 5 दिन का, 7 दिन का, वो भी, या 14 दिन का, तो वो भी हमें पेशेंट को, वो प्रिंसिपल्स भी इसके अंदर होता है। जैसे कि हमने बायोप्सी के लिए भेजा तो उसमें से स्वैब कल्चर भी भेज दिया, तो स्वैब कल्चर में पता चला पेशेंट को बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो हमने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिया, तो हम फाउल स्मेलिंग के लिए हमने इरिगेशन कर दिया मेट्रोनिडाजोल का। तो ऐसे भी हम स्ट्रैटेजीज यूज करके या प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम ऑर्डर और इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। देन मैनेजिंग एक्सुडेट, एक्सुडेट को मैनेज कैसे करना है। देन मैनेजिंग ब्लीडिंग, ये एक्सुडेट सब फॉर्मेशन क्या होता है कि ये जो
जो छोटे छोटे टिश्यूज के टाइप निकल जाते हैं ना, तो उसको कैसे मैनेज करना है। जैसे निकलने लग जाता है छोटा छोटा, वहां पे प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होने की वजह स्किन वहां से निकलने लग जाता है, घाव भरता नहीं है, निकल निकल के बाहर आ जाता है जब हम ड्रेसिंग करते हैं, तो उसे भी मैनेज करना आना चाहिए। फिर मिनिमाइज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमने ट्रांएक्सामिक एसिड यूज कर लिया है ना, इथामथ्लेट यूज कर लिया, तो वो सारी चीजों से हम ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर होलिस्टिक केयर, कंप्लीट होलिस्टिक केयर, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करके मैनेज करना होता है। देन एम्पावरिंग पेशेंट एंड फैमिली इन वुंड केयर। अब वुंड केयर के बारे में हम पेशेंट और फैमिली को कंप्लीट बता के उन्हें एम्पावर करना, मतलब उन्हें इतना सशक्त कर देना कि वो एक घाव को देख के कैसे उसे प्रिवेंट करना है, वो सारे स्ट्रैटेजीज जो हमने उन्हें बताए वो अच्छे से फॉलो करके उस घाव को क्योर कर दे, है ना। मैं हमने घाव को टेम्पररी क्योर करके भेज दिया, अब घर में जाके वापस से घाव हो गया तो मतलब हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो काम नहीं किए, है ना। तो हमें पेशेंट को भी एम्पावर करना है कि आप कर सकते हैं, ये सारे टेक्निक्स यूज करके आप अपने पेशेंट को अच्छा कर सकते हैं, राइट। अगला है क्राइटेरिया फॉर वुंड ड्रेसिंग। अब वुंड ड्रेसिंग के क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, गोल ऑफ केयर क्या होना चाहिए, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू सिम्टम कंट्रोल, मेंटेन एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू सिम्टम कंट्रोल। सिम्टम कंट्रोल कर सकते हैं, सिम्टम्स लाइक पेन हो गया, बर्निंग सेंसेशन हो गया, इन्फेक्शन का साइंस है तो, या एक्सुडेट फॉर्मेशन है तो उसको प्रिवेंट कर दिया, ब्लीडिंग है तो उसे प्रिवेंट कर दिया। तो उसका गोल क्या होना चाहिए, एम्पैथेटिक केयर, है ना। हम सिंपैथी नहीं, हमें एम्पैथी शो करना है पेशेंट्स के, बोलते हैं ना कि हमें उनके जो मतलब उनके जगह पे अपने को रख के हमें सोचना चाहिए कि वो उस काइंड ऑफ एम्पैथी को हमें पेशेंट को दिखाना चाहिए, है ना, और हमें समझ के उनको बताना चाहिए। तो एम्पैथेटिक केयर देना चाहिए। प्रोवाइड अ थरो बाथ बिफोर ड्रेसिंग, पेशेंट को ड्रेसिंग करने से पहले बोलते हैं कि पहले अच्छे से नहा के आओ, पूरा कंप्लीट क्लीन करके, उसके बाद ही हम ड्रेसिंग के लिए सजेस्ट करते हैं। फिर एंश्योर द पेशेंट हैड अ डोज ऑफ एनाल्जेसिक बिफोर ड्रेसिंग। अब क्या होता है कि एनाल्जेसिक अगर हमने पेन रिलीविंग मेजर्स पहले ही दे दिया तो जब हम ड्रेसिंग करेंगे तो उन्हें पेन कम होगा, है ना। जैसे कि लिग्नोकेन स्प्रेस करते हैं हम, है ना, ताकि लिग्नोकेन सोक कर देते हैं, क्यों करते हैं, या लिक्विड पैराफिन से सोक कर देते हैं, क्यों करते हैं, या एनएस से सोक कर देते हैं, ताकि उनका जो पेन है, वो जो वुंड में जो हमारा ड्रेसिंग चिपका हुआ है वो जल्दी से निकल जाए और उन्हें पेन कम हो। तो उसके अलावा हम पेन मेशर्स भी, एनाल्जेसिक भी पेशेंट को दे सकते हैं। एक डोज दे दिया, 15-20 मिनट के बाद हमने ड्रेसिंग कर दिया तो पेन कम होगा, है ना। फिर यूज नॉर्मल सलाइन फॉर क्लीनिंग द वुंड, नॉर्मल सलाइन यूज करके वुंड को क्लीन करना है। सेलेक्ट द ड्रेसिंग, जो अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग है पेशेंट के लिए उस हिसाब से सेलेक्ट करके पेशेंट को ड्रेसिंग करेंगे, राइट। फिर मिनिमाइजिंग पेन, अब वो भी पेन मैंने जैसे कहा डीप पेन है, एकिंग टाइप है ना, दर्द हो रहा है, कोई चाकू से जैसे घोपता है वैसा वाला दर्द हो रहा है, कंटिन्यूअस रहता है, मींस लगातार पेन हो रहा है। एडजस्टिंग सिस्टमिक एनाल्जेसिक, तो हम क्या कर सकते हैं, डीप पेन है तो हम जो एनाल्जेसिक दे रहे हैं उसको डोज एडजस्टमेंट करके दे सकते हैं। अगर ऊपर ऊपर का पेन है, सुपरफिशियल लाइक बर्निंग है, प्रिकिंग है, तो हम लोकल एप्लीकेशन लाइक सेंसोरकेन या फिर लिग्नोकेन यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा लिग्नोकेन इरिगेशन से सोकिंग करते हैं तो पेन रिलीफ हो जाता है, वो जल्दी से निकल आता है ना। तो अगर सोकिंग करके भी ड्रेसिंग करेंगे तो भी पेन रिलीविंग रहता है। अगला है मैल ऑर्डर। मैल ऑर्डर के लिए क्या करते हैं हमने जैसे पहले भी कहा, प्रेशर अल्सर में अगर फाउल स्मेल है तो चारकोल, कोयला यूज कर सकते हैं। तो हम पहले डेली क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग, रोज सुबह और शाम क्लीन करके वुंड को ड्रेसिंग के लिए बोलेंगे। लोकल मेट्रोनिडाजोल टैबलेट को क्रश करके पाउडर फॉर्म में उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। आईवी मेट्रोनिडाजोल इरिगेशन दे सकते हैं, जैसे एक सिरिंज में ले लिया मेट्रोनिडाजोल 5 ml या 10 ml और उसके ऊपर हमने स्प्रे कर दिया, है ना। तो ये भी इरिगेशन कर सकते हैं। या फिर हमने नेबू दे दिया, मतलब नेबुलाइजर का जो कंटेनर है उसके अंदर नेबुलाइजेशन डाल के मास्क हटा के हम उस वुंड में लगा सकते हैं, तो वो स्टीम भी वहां पे एब्जॉर्ब होके वहां पे ये जो फाउल स्मेलिंग ऑर्डर्स है उसको हम हटा सकते हैं। फिर सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स, फाइनली हम एंटीबायोटिक कोर्स चलाते हैं। फिर फ्रीक्वेंट चेंजिंग ऑफ द ड्रेसिंग एंड नो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बिटाडिन। अगर हम बिटाडिन यूज कर रहे हैं तो हमें उसे डाइल्यूट करके ही देना है। वैसे तो रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन अगर यूज कर रहे हैं तो डाइल्यूट करके ही करना है, नहीं तो स्किन इरिटेशन हो जाएगा वहां पे। ऑलरेडी पेशेंट वुंड बिगड़ा हुआ है और बिगाड़ देंगे।
नेक्स्ट इज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग फंगेटिंग वुंड में ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लीडिंग प्रिवेंशन करना है, बिकॉज फंगेटिंग अल्सर्स कहाँ कहाँ तक पहुंचे वो ब्लड वेसल्स को भी हैम्पर करके ब्लीड कर देता है। हल्का सा टच कर दो ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले अप्लाई लोकल प्रेशर अप्लाई करेंगे, सुक्राल्फेट पाउडर, फिर ट्रानेक्सामिक एसिड, सिस्टमिक इथैम्पसिलेट या पैलिएटिव रेडिएशन थेरेपी करके ही हम फंगेटिंग वुंड की ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक सीए बेस्ट वाली पेशेंट हमारे यहाँ पे एडमिट थी। उनका भी ऐसी फंगेटिंग अल्सर था ब्रेस्ट में, राइट ब्रेस्ट में। तो उसमें ऐसे फाउल स्मेलिंग था, तो हम इरिगेशन, मेट्रोनिडाजोल इरिगेशन करते थे, इवन नेबू देते थे, नेबुलाइजेशन ऑफ मेट्रोजोल इरिगेशन, मेट्रोजोल देते थे और फिर ट्रनेक्सम, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा था तो हमने ट्रनेक्समिक एसिड पहले उसको उसके ऊपर सोक करके ड्रेसिंग के ऊपर रख दिया ट्रनेक्समिक एसिड को। ऐसे भी कर सकते हैं और फिर बाद में फिर टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया अगर ब्लीडिंग ज्यादा है तो ऐसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर पैलिएटिव रेडियो थेरेपी से भी कर सकते हैं। अब रोल ऑफ कैंसर थेरेपी क्या क्या है हमें पता है। रेडिएशन थेरेपी है, साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी, सीटी, आरटी, हार्मोन थेरेपी और सर्जरी से कर सकते हैं। अगला है मैगेट्स। ये देखा होगा सबने, मैगेट्स देखा है? हाँ, देखा है। आपके करियर में आपने सबसे ज्यादा मैगेट्स कितने निकाले हैं? 120। ओके, ऐसे ही जो इमेज में दिख रहा है ऐसे ही साइज की बड़ा? यही साइज मैंने इससे बड़ा निकाला है कैंसर पेशेंट में, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी तब, हमने आगे मिलने है ना। हाँ ओके। तो इसमें प्रिवेंशन, मैगट्स का प्रिवेंशन, मैगोट्स या मैगट्स जैसे आपको प्रोनाउंस करना है, मैगट्स बोल बोल के मैंने वो सीखा है। तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? एक्सपोजर नहीं करना है वुंड को, हमें एटमॉस्फेयर के साथ एक्सपोजर में नहीं लाना है, वही सबसे पहला स्ट्रैटेजी हम यूज कर सकते हैं। और मॉस्किटो नेट्स, अगर कहीं पे घाव को थोड़ी देर खुला भी रख रहे हैं तो मच्छरदानी के अंदर। मेंटेन पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, एनवायरमेंटल और पर्सनल हाइजीन दोनों ही जरूरी है। अप्लाई टर्पनटाइन, अब इसमें हम टर्पनटाइन जो लिक्विड है उसको हम यूज करते हैं। टर्पनटाइन को सोक करके हम उसमें जो इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, गॉस को सोक करके उसमें लगा देते हैं। तो ये मैगट्स क्या होता है, अंदर की तरफ घुसने लग जाते हैं, तो हमें उसको फॉलो नहीं करना है। डू नॉट फॉलो मैगट्स, बिकॉज मैगट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स, उसने गुफा अपना ठिकाना बना रखा है अंदर खून में, है ना, उस ठिकाने के अंदर वो जाके एकदम से घुस जाएंगे। पर टर्पनटाइन का स्मेल इतना स्ट्रांग है कि वो बाहर उसको आने में मजबूर कर देता है, तो हमें उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान में रखना, अगर हमने टर्पनटाइन सोक कर दिया है, डू नॉट फॉलो मैगट्स। मैगट्स को फॉलो नहीं करना है विद द आर्टरी, नहीं तो क्या होगा, कहीं पे भी आर्टरी लग के ब्लीडिंग हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको सोक करके थोड़ी देर वेट करना चाहिए, तो क्या होगा, मैगट्स बाहर निकल आएगा। ठीक है, राइट, इतना ही है। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। तो जल्दी से कोई एक जन बता दो, व्हाट इज प्रेशर अल्सर, दबाव घाव क्या होता है? देखने की जरूरत है क्या, इतना बुरा पड़ा है? प्रेशर अल्सर एक लोकलाइज इंजरी रहती है जिसमें बॉडी का वेट बोनी प्रोमिनेंस पे आता है। हाँ, जिसकी वजह से क्या होगा, होता है। अनरिलीव्ड प्रेशर की वजह से सर्कुलेशन नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहां का स्किन ब्रेक डाउन होने लगता है। सिंपल है ना। एक काम करना, घर जाके बेड पे बहुत देर तक ऐसे बैठे रहना, तो आपसे घर वाले भी पूछेंगे आज क्या हुआ, तो बोलना कि मैं बेड से चेक कर रही हूँ, है ना, बॉडी प्रोमिनेंस में दर्द हो रहा है कि नहीं वो चेक कर रही हूँ। ठीक है, नहीं, अब याद रहेगा, अब नहीं भूलोगे आप, राइट। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ। मैगट्स का हमने केसेस बहुत कम देखा है, तो वो कितना दिन लगता है उनको? मैगेट्स डिपेंड करता है अब पेशेंट कौन सी कंडीशन में आया है। अगर पेशेंट बिल्कुल अनहाइजीनिक कंडीशन में आया है तो एक दिन में हमें 500 भी मिल सकता है ना मैगेट्स। तो फर्स्ट डे 500 मिला, सेकेंड डे हमने गिनना जरूरी है, मैगेट्स को गिनना भी जरूरी है। निकालो, गिनो और डालो पानी के अंदर, गर्म पानी में डालते हैं ना हम, किडनी ट्रे के अंदर गर्म पानी लेके उसमें डालते हैं,
तो जो जो निकाल रहे उसको गिन के डालो। हाँ, उसके बाद हमें पता चला एक दिन में 200 निकले। 200 निकला फर्स्ट डे। सेकेंड डे हमने इवनिंग में ड्रेसिंग किया, पेशेंट उसमें से मरे हुए 2-4 निकले, 2-4 जिंदा निकले, 50 थे। हाँ, या 100 थे मान लो। फिर अगले दिन ड्रेसिंग किया, 50 हो गया। तो ऐसे क्या होगा, 3-4 दिन तक वो कम होने लग जाएगा। यहाँ पे एक सीए ब्रेस्ट वाली पेशेंट जो मैंने अभी आपको बताया, उनको भी ऐसे ही पहले आए थे तो 250 मैगेट्स निकले थे। 250 मैगेट्स के बाद नेक्स्ट डे कुछ 50 निकले। हैं, उसके बाद अगले दिन 6 निकले। फिर तीसरे दिन चौथे दिन उनके पास मैगेट्स था ही नहीं, 2 डेड निकाले थे मैंने, बस 2 डेड। उसके बाद मैगेट्स है ही नहीं। वो डिपेंड करता है कि वो कितने दिन बाद हमारे पास पेशेंट आ रहा है। हो सकता है कि 1 महीने से उनको मैगेट्स परेशान कर रहा है, हॉस्पिटल आए ही नहीं। पेशेंट ने एक्सपीरियंस बताते हैं ना कि मुझे कुछ अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे कर रहा है करके, पेशेंट बताते हैं कि मेरे को ऐसे फील हो रहा है। उनका एक्सप्रेशन देखना चाहिए कि जैसे कुछ जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम मैगेट्स को निकालते तो हमें जैसे फीलिंग होता है, वैसे उनको खुद फील होता है कि कुछ ऐसे ऐसे हिल रहा है करके, है ना। तो वो डिपेंड करता है। मैगेट्स का ऐसा कोई गिनती नहीं है, हम जितना निकाले उसके बाद कितना एक्सटेंड तक वो अंदर तक भरा हुआ है तो निकालते रहना पड़ेगा। फिर फाइनली 0 मैगेट्स पे यहाँ से हमने भेजा था। फंगेटिंग अल्सर था, फंगेटिंग वोंड था पेशेंट का। हमने जो पेशेंट देखा था ना, उसको सेंसेशन ही नहीं था, हाँ, पता ही नहीं चला कि कभी हुआ कब मैगेट्स। हुआ वो, ये इसी टाइम पे होता है। या तो धो के कपड़ा डाला, सुखाया ढंग से नहीं, और वो कपड़ा पहन लिया, उसमें मक्खी का थोड़ा भी अगर कुछ रह जाता है तो वो वहां पे अंडे दे देता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक उम्मीद है यू। आपको समझ में आया। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।